वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और अभी तक हम पीवाई क्यूज डिस्कस कर रहे थे। पीवाई क्यूज पर अब तक मैं दो वीडियो बना चुकी हूँ और आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और जहां तक मुझे याद है हम 2017, 18 का और 19 का जो है वो सब्जेक्टिव देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम 2020 का देखेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर 2020 का ये सब्जेक्टिव पेपर है। और जैसे कि मुझे स्टूडेंट्स ने बताया था, पेपर आया था उस हिसाब से ये टाइप करके मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो पूरा पीडीएफ आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो पहला क्वेश्चन आया था, ये था एनडीटीवी और अन्य न्यूज चैनल की तुलना करिए। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। ओके। तो आप देख सकते हैं 2020 तक फॉर्मेट वही वाला है। 5 क्वेश्चन 6 नंबर के और 3 क्वेश्चन 10 नंबर के। इसमें पहला सवाल आया था एनडीटीवी और अन्य न्यूज चैनल की तुलना करिए। ये पहली और आखिरी बार था जो इस तरह का सवाल पूछा गया था। इसके बाद कभी इस तरह का सवाल एंट्रेंस में नहीं आया है कि किसी पर्टिकुलर चैनल का नाम लेकर कंपैरिजन करने को कहा गया हो। उस साल आ गया था, आगे कभी नहीं आया और मुझे नहीं लगता आगे भी आएगा। बट फिर भी अगर आ गया है तो कैसे अटेम्प्ट करें। तो देखिए, एनडीटीवी आप एक तरफ लिखेंगे और अन्य न्यूज चैनल में आप दो चीजें कर सकते हैं। या तो आप एक पर्टिकुलर चैनल के साथ ही कंपैरिजन शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल आप एक तरफ एनडीटीवी लिखे और एक तरफ आज तक लिखे, बीच में एक लाइन यानी टेबुलर फॉर्मेट में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप एनडीटीवी लिखें और उसके बाद अन्य चैनल एक हेडिंग डाल दें। और इन अन्य चैनलों में आप कभी आज तक की बात करें, कभी जी न्यूज की बात करें, कभी रिपब्लिक भारत की बात करें, जिस जिसकी आपका मन करे आप उसकी बात कर सकते हैं। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर चैनल के साथ या फिर जितने भी चैनल आपके दिमाग में है आप सबके साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब जैसे एक तो मैंने आपको टेबुलर फॉर्मेट वाला तरीका बताया। अदरवाइज दूसरा तरीका ये हो सकता है आप टेबुलर फॉर्मेट में ना करें। आप एक हेडिंग डालें एनडीटीवी और अन्य न्यूज चैनल की तुलना। आप इसमें डालें भाषा, हेडिंग। तो एक दो लाइन आप एनडीटीवी की भाषा के ऊपर लिखें, उसके बाद एक दो लाइन आप अन्य चैनल के बारे में लिखें। इसके बाद अगली हेडिंग आप डालें शोज। तो फिर आप एनडीटीवी के शोज के बारे में बताएं और दूसरी हेडिंग में आप अन्य चैनल के शोज के बारे में बताएं। तो इस तरह से भी हो सकता है। अब एनडीटीवी और अन्य न्यूज चैनल में हम जब तुलना कर रहे होंगे तो किन किन पॉइंट्स पर बात कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो जाहिर सी बात है आपका भाषा ही होगा। भाषा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको तो आप नहीं छोड़ सकते। कम से कम 4 से 5 लाइन आपको हर चैनल के ऊपर भाषा के ऊपर बात करनी पड़ेगी। हर चैनल से मेरा मतलब एनडीटीवी और एक कोई दूसरा अन्य चैनल, ये नहीं कि आप सारे चैनल की भाषा में बात करने लगो, कोई भी एक चैनल पर आप बात करोगे कि भाई एनडीटीवी की भाषा इस प्रकार की होती है, अच्छी होती है, बुरी होती है, जो भी आपको लगता है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जर्नल। और फिर उसके बाद दूसरे चैनल की भाषा कैसी है, क्या वहां पर ज्यादा इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, क्या उनका जो लैंग्वेज है वो उस तरह की है कि क्या वो भारतीय दर्शकों की समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। इसके बाद आप बात कर सकते हो रीच के बारे में कि उनकी रीच कितनी है, REACH, रीच। हेडिंग आप डाल सकते हो पहुंच। तो एनडीटीवी को देखने वाले लोग कितने हैं, अन्य चैनल को देखने वाले लोग कितने हैं। आप बात कर सकते हो एंकर्स के बारे में, कौन कौन से एंकर जो टॉप पोस्ट एंकर्स हैं एनडीटीवी में काम करते हैं, कौन टॉप मोस्ट एंकर जो है वो दूसरे चैनल में काम करते हैं। आप टीवी शोज के बारे में भी बता सकते हो। ठीक है, किसमें कौन से टीवी शो आते हैं, प्राइम शो कौन किसका हेड करता है। आप बात कर सकते हो अवार्ड्स के बारे में, कौन से चैनल को कितने कितने अवार्ड मिल चुके हैं, उनके पत्रकारों को कितने अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये वाली बात आप कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पर आप इनकी तुलना करो। एक और चीज जो आपको ख्याल रखनी है, कुछ लोग यहाँ पर ये करके आ सकते हैं कि भाई अगर वो एनडीटीवी के बहुत ज्यादा फैन है तो वो ये करेंगे कि एनडीटीवी की बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे और जिसके साथ भी कंपेयर कर रहे होंगे उसकी बहुत बुराई करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो एंटी एनडीटीवी होंगे, जो एनडीटीवी को बहुत बुरा समझते होंगे। तो वो क्या करेंगे कि एनटीवी को बहुत बुरा बोलेंगे और बाकी चैनल की तारीफ करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आपको न्यूट्रल होकर आंसर लिखना है, जो भी कमी किसी भी चैनल में, ना तो एनटीवी बहुत परफेक्ट है और ना ही अन्य चैनल बहुत खराब है। तो दोनों में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आपको दोनों के ऊपर ही बात करनी है। ठीक है, इक्वल होकर। और इक्वलिटी के साथ आप विज्ञापनों की भी बात कर सकते हो, किस चैनल में कितने विज्ञापन आते हैं। आप बात कर सकते हो कि कौन सा चैनल किस पर्टिकुलर मुद्दे पे कितने ज्यादा इश्यूज कवर करता है। देखिए, इसके लिए थोड़ी सी आपको रिसर्च चाहिए होगी। जैसे मैंने विज्ञापन का बोला, तो आपको कम से कम 2-3 दिन एनडीटीवी को देखना पड़ेगा, किसी एक न्यूज चैनल को देखना पड़ेगा। तभी आप अंदाजा लगा पाओगे कि भाई ये 30 मिनट के शो में 10 मिनट ऐड दिखा रहा है, ये 30 मिनट के शो में 15 मिनट ऐड दिखा रहा है, तो ये गलत बात है। तो आप ये आपको कम से कम कुछ 7-8 एपिसोड देखने पड़ेंगे तभी ये डेटा आपके पास आएगा। दूसरा, कि इनके टॉपिक कौन से हैं जो ये इनकी डिबेट हो रही है, ये जो इनका प्राइम टाइम हो रहा है, आप कम से कम 1 महीने के प्राइम टाइम देखो। पूरे देखने की जरूरत नहीं है, आप उनके थंबनेल देख लो या उनका मुद्दा क्या है चर्चा का वो देख लो। 2-2 मिनट का भी आप देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आप बता सकते हो कि एनडीटीवी के पिछले महीने की अगर हम बात करें तो उनका जो मुद्दा था वो एजुकेशन पे ज्यादा था या फिर जीडीपी पे ज्यादा था। अन्य न्यूज चैनल जो थे वो धर्म को लेकर ज्यादा मुद्दा बनाए हुए थे, या फिर एनडीटीवी धर्म पे ज्यादा बात कर रहा था, अन्य न्यूज चैनल रियल इश्यूज को उठा रहे थे। तो
ये कम से कम आपको 1 महीने की रिसर्च करनी पड़ेगी, कम से कम 1 से 2 महीने के आपको शोज देखने पड़ेंगे, ठीक है, कि उनकी जो डिबेट्स हुई है वो किस टॉपिक पर सबसे ज्यादा हुई है। तो अगर आप इस तरह का कोई पॉइंट अपने आंसर में लिखते हैं शुरुआत में, तो इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अचानक से इस तरह के क्वेश्चन को देख के ये वाला पॉइंट नहीं लिख सकता, वही लिख सकता है जिसने अच्छे से चैनल्स को स्टडी कराओ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चैनल जो है वो अपने डिबेट्स वगैरह में किस तरह के टॉपिक्स को ज्यादा ले रहा है, एजुकेशन पे कितनी बात कर रहा है, जीडीपी पे कितनी बात कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट पे कितनी बात कर रहा है, गरीबी पर कितनी बात कर रहा है, जो भारत के रियल मुद्दे हैं उन पे कितनी बात कर रहा है, या फिर वो धर्म के ऊपर केवल पीछे पड़े हुए हैं कि धर्म में क्या चल रहा है। तो ये आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला है, किसी समाचार इंटरव्यू में अभिनेता अमिताभ बच्चन से पूछे जाने वाले 5 सवाल लिखिए। तो इंटरव्यू टॉपिक भी हमारा वीडियोस में हो चुका है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत ही कम समय में आप इसको कर पाएंगे। अपने पसंदीदा समाचार एंकर की विशेषताएं लिखिए। ये तो 1000 बार आता है, हर बार आता है, ये रिपीट होता ही है। फेक न्यूज एक समस्या, इस पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन पहली बार आया था और इसी साल में ये 2 से 3 बार इसी पेपर में पूछा गया था। अभी आगे भी आपको इससे जुड़ा हुआ एक सवाल देखने को मिलेगा। तो फेक न्यूज एक समस्या, इस पर प्रकाश डालें, ये भी मैं कवर करवा चुकी हूँ। फेक न्यूज ही हेडिंग है, किसी लेक्चर में ये भी हो चुका है कवर हमारा, तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके 8 9 10 किसी लेक्चर में ये अपलोडेड है। इसके बाद सोशल मीडिया के आ जाने से टीवी मीडिया पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो ये आप अटेम्प्ट कर पाएंगे आसानी से। आप पहले सोशल मीडिया वाला लेक्चर देखिए, फिर वहीं पे समाचार वाले में या फिर उसके बाद वाले में मैंने टीवी मीडिया के बारे में भी पढ़ाया है थोड़ा सा। तो जब आप दोनों के बारे में पढ़ लेंगे तो आप आराम से कंपेयर कर पाएंगे, कंपेयर नहीं प्रभाव बता पाएंगे। जाहिर सी बात है, जब सोशल मीडिया जो बात की चीज है, टीवी उससे पहले की चीज है। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जो पहले वाली टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी कम उसकी जो रीच है हो जाती है, लोग उसको कम पसंद करने लगते हैं। और इसकी वजह ये क्या है, टीवी मीडिया पे क्या असर पड़ा कि लोगों ने उसको देखना बहुत ज्यादा कम कर दिया। अब इसकी बहुत सारी वजहें क्या है, हम बात कर सकते हैं। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि टीवी मीडिया की जो स्पीड है सोशल मीडिया के मुकाबले देखेंगे आप, थोड़ी स्लो है। सोशल मीडिया पे हर चीज हमको लाइव देखने को मिल जाती है, टीवी मीडिया पे थोड़ी देर से देखने को मिलती है। फिर विश्वसनीयता की कमी, टीवी मीडिया पर अब लोग ये कम यकीन करने लगे हैं, सोशल मीडिया पे ज्यादा यकीन करने लगे हैं। टीवी मीडिया कुछ मुद्दों को उठाता ही नहीं है, कुछ मुद्दों को एकदम सिरे से नकार देता है, दिखाता ही नहीं है, या फिर एक पर्टिकुलर वे में दिखाता है जिस तरह से दिखाए जाने को उसे पैसे दिए गए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसान आंदोलन देख सकते हो, बट नागरिक जो पत्रकारिता है, वैकल्पिक जो पत्रकारिता है, उसका जो हिस्सा है सोशल मीडिया, तो वह वो जो है वो उसको रियल वे में जो भी जैसा हो रहा है वैसे दिखाता है, एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाता है, ठीक है, जो रियल पर्सपेक्टिव है। कुछ सोशल मीडिया पर भी बिके हुए लोग हैं, और दोनों जगह पर सेम सेम है, बट सोशल मीडिया पे आपको ज्यादा रियलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज आप देख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, आप यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर 10 नंबर के आप क्वेश्चन देखेंगे। तो पत्रकारिता में संतुलन शब्द से क्या अभिप्राय है, ये एक क्वेश्चन आया था, तो 10 नंबर का था ये। तो देखिए इसमें क्या है कि पूछ रहे हैं पत्रकारिता में संतुलन शब्द का क्या अभिप्राय है। तो अगर आप संतुलन का मतलब समझते हैं, संतुलन का मतलब, तो फिर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे ये, ठीक है। संतुलन का मतलब होता है बैलेंस करना, ठीक है। और पत्रकारिता में बैलेंस करने से मतलब है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करना, ओके। मतलब कि आप जर्नलिज्म कर रहे हैं बैलेंस करते हुए, संतुलन करते हुए, सच और गलत के बीच में, सही और झूठ के बीच में, ठीक है। तो ये है, तो पत्रकारिता में संतुलन आप इस तरह से इसको शुरू कर सकते हैं कि बेहद जरूरी है, बिना संतुलन बनाए आप पत्रकारिता कर ही नहीं सकते। आपको हमेशा जो है वो दो पक्षों के बीच में और अलग अलग दो धर्मों के बीच में, दो गुटों के बीच में संतुलन बनाते हुए काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, आप किसी भी तरफ ज्यादा झुक नहीं सकते, आप सही को बहुत ज्यादा सही भी नहीं बोल सकते, मतलब आप फैसला नहीं सुना सकते। यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, ठीक है। तो ये चीज है, तो आप इसको जितना ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं करिए। बाकी तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मीडिया के जमाने में फेक न्यूज को कैसे रोका जा सकता है। फेक न्यूज पर दूसरा सवाल आ गया यहाँ पर। तो ये आप फेक न्यूज वाला अगर आप लेक्चर देखेंगे मेरा, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। बाकी मैं अभी ग्रुप पे भी फेक न्यूज से रिलेटेड एक पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। मैं अभी फॉरन ही कर रही हूँ, तो जिन लोगों ने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो ज्वाइन कर ले। और जब तक आप ये लेक्चर देख रहे होंगे, ये जो टॉपिक है फेक न्यूज वाला, ये वहां पर शेयर हो चुका होगा। इसके अंदर बहुत अच्छे से मैंने कुछ तरीके बताए जिस तरीके से फेक न्यूज को रोका जा सकता है डिजिटल मीडिया के जमाने में। इसके साथ ही आपको भी कुछ अपने तरीके अपनी तरफ से ऐड करने हैं कि क्या क्या तरीका हो सकता है जिससे हम फेक न्यूज को रोक सकते हैं। देखिए मैंने ये ग्रुप में शेयर कर दिया है, और अभी तक टोटल 24 मेंबर हमारे हो चुके हैं। बाकी आप लोग ज्वाइन करिए। यहाँ पर पीवाईक्यू भी मैंने अपलोड करे हुए हैं, कुछ एमसीक्यूज भी अपलोड करे हैं, ठीक है। बाकी आपका कोई डाउट है तो वो मैं यहाँ पर डायरेक्टली फौरन ही आंसर कर देती हूँ जैसे ही मैसेज पे नजर पड़ती है। कमेंट में हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, बट यहाँ पर फौरन रिप्लाई मिल जाता है। तो जो लोग केवल मास मीडिया की तैयारी कर रहे हैं वो उसको ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए हिंदी पत्रकारिता के भविष्य पर चर्चा कीजिए। तो देखिए सोशल मीडिया जो बढ़ रहा है उससे हिंदी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हिंदी पत्रकारिता पर। तो ये जो क्वेश्चन है ये लैंग्वेज के ऊपर है बेसिकली। तो
लैंग्वेज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और जैसे ये भी पूछ सकते हैं कि टीवी पत्रकारिता की वजह से हिंदी पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको दो तीन पीडीएफ इसी ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, ठीक है, थोड़ी देर में। और वो आप पढ़ोगे तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर कोई इशू हो तो आप मुझे बता सकते हो उसके बाद, ठीक है, बट मैं पीडीएफ, वो आप पढ़ लेना। लंबा टॉपिक है बट आप पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये 2020 का पेपर था। चलिए आगे का पेपर देखते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। मैं सोच रही हूँ सब्जेक्टिव जितने ज्यादा जल्दी हम एक बार डिस्कस कर लें बेहतर है। बाकी आप लोग प्लीज इनको सॉल्व करिए घर पर। ऐसा नहीं है कि केवल आप लेक्चर देख लें सुन लें, इससे काम हो जाएगा। जब तक आप इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे फायदा नहीं है। चलिए, अब हमारे सामने आई थिंक 2021 का पेपर आ चुका है। अच्छा, 2021 का पेपर तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 2021 का कर चुके हैं, तो क्या हम 2020 का भी डिस्कस कर चुके हैं? मैंने दोबारा डिस्कस कर लिया है क्या? कोई बात नहीं, अगर दोबारा भी हो गया तो कोई बात नहीं। अब आगे का देख लेते हैं, 2022 का पेपर देख लेते हैं। आई होप इस पीडीएफ में हो वो। ठीक है, शुक्र है इसके साथ 2022 का भी पेपर है, इसको भी देख लेते हैं। तो 2022 का जो पेपर है ये है, टीवी के किसी समाचार परक कार्यक्रम की विशेषताएं बताइए। और टीवी के किसी समाचार परक कार्यक्रम की विशेषताएं बताइए। ओके, तो यहाँ पर ये किसी पर्टिकुलर शो के बारे में आपसे बोल रहा है, उसकी विशेषताएं बताने के लिए। तो जिस तरह से हम एक चैनल के बारे में बताते हैं अपने पसंदीदा, जिस तरह से हम अपने पसंदीदा एंकर के बारे में बताते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही आप देख सकते हैं इसको। तो कोई भी शो जो आपको पसंद हो, जैसे हल्ला बोल, और रवीश की रिपोर्ट पहले आता था, है ना, प्राइम टाइम, अब तो नहीं है। ऐसा कोई भी शो जो आपको पसंद हो, आप उसका नाम लेके उसकी विशेषताएं बताएंगे, ठीक है। पॉइंट्स में आपको बताना है हेडिंग डाल के, पर आप बताएंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल हल्ला बोल की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं, इस तरह से आप उसके बाद हेडिंग डालकर, अगर ये 6 नंबर का है तो 6, 10 नंबर का है तो 10 पॉइंट आप लिख देंगे। जहां तक मुझे पता है ये, हाँ ओके, 6, 10, 10 नंबर के क्वेश्चन थे। तो कम से कम 10 नहीं लिख पा रहे तो 8 तो आपको लिख कर आने पड़ेंगे। तो आप बताएंगे अब तारीफ क्या क्या कर सकते हैं, आप विशेषताएं क्या क्या बता सकते हैं। आप बता सकते हैं उसकी भाषा कैसी है। आप बता सकते हैं उसको होस्ट करने वाला जो होस्ट कर रहा है वो व्यक्ति कैसा है। ठीक है। आप बता सकते हैं कि जो समाचार परक कार्यक्रम है वो किन किन समाचारों को कवर करता है, देश विदेश के समाचारों को कवर करता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाता है। आप इस पर बात कर सकते हैं। क्या वो कार्यक्रम को देखने वाले लोग कितने ज्यादा हैं, कितना पॉपुलर है, आप इस पर बात कर सकते हैं। उसको देखते हुए कितने विज्ञापन आते हैं बीच में, आप इस पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह के पॉइंट्स पर आप उसकी जो विशेषता है वो बता सकते हैं। इसके बाद अपनी किसी यात्रा का स्मरण लिखिए। तो जो हमारी आंखों देखी घटना वाली वीडियो है उसमें ये टॉपिक कवर करा गया है, आप जाकर उसको देख सकते हो। एक अलग तरह का क्वेश्चन जो आया था 2022 में, निम्न में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है जहां पर आपको आर्टिकल लिखने के लिए बोला जाएगा। बट टॉपिक आप देख पा रहे हो बहुत आसान है, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, सांप्रदायिक हिंसा और उच्च शिक्षा का निजीकरण। तो जहां तक मुझे लगता है इसमें सबसे आसान टॉपिक पर्यावरण संरक्षण है, जिसमें आप बता सकते हैं कि आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं। तो अनुच्छेद लिखने के लिए मैं कुछ टॉपिक्स आपको ग्रुप पे ही भेजूंगी, अभी नहीं, 3-4 दिन के अंदर मैं कुछ टॉपिक आपको ग्रुप पे भेजूंगी कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आर्टिकल आ सकते हैं। और वो 10-12 टॉपिक में से मुझे उम्मीद है कि एक आध अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो एक आध आपका टच कर जाएगा और आप अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी अगर आप उन 10-12 पे प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो अगर उससे बाहर भी आ गया तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। प्रैक्टिस के बाद जो है, फिर आप एक बार लिखना का फ्लो बन जाता है, फिर आप कोई भी टॉपिक पर आसानी से लिख सकते हो। बाकी पर्यावरण संरक्षण पे लिखना बहुत आसान है, बचपन से हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। और हम अपने पर्यावरण को बचाना किससे? पॉल्यूशन से। वो कौन कौन से पॉल्यूशन है? एयर पॉल्यूशन, है ना, वायु प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन, मुझे हिंदी वर्ड नहीं याद आ रहा है इसका। ठीक है, तो जो भी प्रदूषण है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उनसे आपको बचाना है। कैसे बचाना है? अब जैसे आपका एनवायरनमेंट है तो कूड़ा बाहर मत फेंको, है ना, खुले में मतलब प्लास्टिक वगैरह मत जलाओ, पॉलिथीन बैन कर सकते हैं। इन सब चीजों से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। ठीक है। सांप्रदायिक हिंसा तो है एक टॉपिक। फिर उच्च शिक्षा का निजीकरण, सांप्रदायिक हिंसा वगैरह आप गूगल पर डालोगे अनलिमिटेड आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता मुझे बताने की इसको जरूरत है। फिर अपनी रुचि की एक फिल्म की समीक्षा करिए। तो फिल्म समीक्षा के ऊपर तो हमारा पहला ही लेक्चर था। श्रीलंका के आर्थिक संकट के बारे में बताइए। जब इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक के बारे में मैंने पढ़ा था, मैंने बताया था कि अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में कोई क्राइसिस चल रहा है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इस टाइम इसराइल फिलिस्तीन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस है इस साल इसके बारे में पूछा जाएगा। जिस साल ये पेपर हुआ था श्रीलंका में बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहे थे, इसलिए श्रीलंका के बारे में आया था। तो अभी अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में क्राइसिस चल रहे हैं, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई पर्टिकुलर बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर आप देखते रहो, जिस भी देश में आपको लगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसके बारे में
अपना एक आंसर तैयार करके रख लो 10 नंबर का, अच्छे से उसको याद करो और फिर लिख कर आओ। अगला सवाल बहुत आसान है, दैनिक समाचार पत्र का महत्व बताइए। तो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम जो भी 10-12 पॉइंट में डिस्कस करे थे वो सारे आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है 2022 का पेपर तो आसान ही था। अब 23 का देख लेते हैं, मुझे लगता नहीं इस पीडीएफ के अंदर होगा। नहीं है वो, कोई बात नहीं। यहाँ पर 2022 का पेपर है, ये डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे। और इसके बाद मैं 23 और 24 के पेपर के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, और उसके बाद हम एमए वगैरह के पेपर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर है क्वेड में कौन सा देश शामिल है, तो जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं, मैंने बताया था आपको, ये आपको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और जिनमें भारत खास तौर पर मेंबर है, वो तो आपको सब देखने पड़ेंगे। मेंबर कंट्री जिसका भी भारत है, आपको उसका फुल फॉर्म देखना पड़ेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइजेशन के नाम का फुल फॉर्म, उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, वो कब बना, ये सब देखना पड़ेगा। उनमें से लेटेस्ट जो मेंबर अगर कोई शामिल हुआ है, ये भी देखना पड़ेगा। इस तरह से भी सवाल आ जाता है कि रिसेंटली कौन शामिल हुआ है। अब इसमें पूछ लिया कौन शामिल नहीं है, तो ये आप देखेंगे, स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है, उस साल ही मिला होगा, तब ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट डेज हर साल पूछे जाते हैं। इम्फाल किसकी राजधानी है, स्टेट एंड कैपिटल, कंट्री एंड कैपिटल, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज जब मैं बोलती जा रही हूँ उसको लिखते रहो, ठीक है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये जो आपके वर्ल्ड कप होते हैं, हॉकी वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, आपका T20 वगैरह होता है ना, ये जितने भी बड़े बड़े जो गेम्स होते हैं, ओलंपिक होता है, तो लास्ट ईयर किसने करा, अपकमिंग में कौन करने वाला है, और अगर भारत करने वाला है अगले साल या उससे अगले साल, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं कि भारत ओलंपिक की वो कब करेगा, होस्ट कब करेगा, मेजबानी कब करेगा। हो सकता है 3-4 साल बाद करने वाला, हो सकता है 8 साल बाद करने वाला, हो सकता है 12 साल करने बाद करने वाला हो। ओलंपिक का आपने देखा होगा काफी साल आगे तक का जो है वो पहले से डिसाइड हुआ रखा होता है कि 20-15 साल, 14 साल बाद ये करेंगे, 12 साल बाद ये करेंगे। उसमें अगर भारत का कहीं नाम है तो आप नोट कर लो, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी, मैं आपको बता रही हूँ, आपको नोट्स खुद बनाने हैं, खुद इसलिए बनाने हैं ताकि आप याद कर पाओ उनको। मैं अगर सब ऐसे फौरन रटवा दूंगी तो ये स्कूल नहीं है, कॉलेज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एंट्रेंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कंपटीशन में जितना पढ़ लो कम है। जितना आपकी कंटेंट पे नजर पड़ेगी उतना ही बेहतर है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, अभी थोड़ा अलग क्वेश्चन है, वैसे जीके की किताबों में इस तरह की चीजें भी मिल जाती हैं, बट खैर ये सॉल्व कर लेना इससे रिलेटेड। स्वच्छ भारत मिशन, देखो शिक्षा के अंदर तो ये नहीं होना चाहिए, और ग्रामीण में भी नहीं होना चाहिए। जल शक्ति और शहरी कार्य मंत्रालय बचा, तो मुझे शहरी लग रहा है, बाकी तो आंसर की ही देखनी पड़ेगी। खैर देख लेते हैं क्या है इसका आंसर, स्वच्छ भारत। ये भी नहीं पता चल पा रहा ना ये किसके अंदर है, मैंने क्वेश्चन डाल तो दिया है, बट खैर। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, शहरी कार्य मंत्रालय, यही है, ठीक है, क्योंकि शहर शब्द इसके अंदर भी अच्छा ओके, अर्बन आ रहा है ना, तो शहरी कार्य मंत्रालय है, तो इस तरह से आप अंदाजा लगा के भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर अगला है चेरनोबिल न्यूक्लियर सेंटर किस देश में है, ये भी आप सेंटर वगैरह, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, बट ठीक है, आप तुक्का मार सकते हो उसमें चाहो तो। फिर सार्क में कौन सा देश शामिल नहीं है, अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सवाल है। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था, तो ये आप जब थोड़ा सा भी अगर सिविक्स के करंट अफेयर्स या फिर जीके के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको जीके की मैगजीन में मिल जाएगा। ईदगाह किसकी कहानी है, प्रेमचंद पे तो हर साल एक आध सवाल आता ही है। न्यूज 18 का संबंध निम्न में से किससे है, तो आपको ना जो मेन मेन चैनल है उनके हेड का नाम भी देखना है कि उनको ओन कौन करता है, उनका ऑनर कौन है, ठीक है। तो रिलायंस समूह ने न्यूज 18 खरीदा हुआ है, टाटा ने खरीदा हुआ है, अडानी ने खरीदा हुआ है, बिरला ने खरीदा हुआ है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। पेगासस स्पाईवेयर का संबंध किस देश से है, पेगासस उस साल बहुत वायरल हुआ, वायरल क्या मतलब उस साल बहुत ज्यादा हुआ था कि इसने कितने लोगों की इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया वगैरह वगैरह, तो ये उस साल आया था इसका नाम, तो इसलिए ये पूछ लिया गया था फौरन ही। जहां तक मुझे याद है इसराइल का है। बाकी तो अगर कोई चीज करंट में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जैसे अभी आप देखेंगे एलन मस्क का जो स्टार लिंक नेटवर्क है, वो भारत में आने वाला है। हो सकता है अगले साल आपको सवाल देखने को मिल ही जाए, स्टार लिंक किससे जुड़ा है, किस व्यक्ति से जुड़ा है, ठीक है, तो इस तरह का सवाल हो सकता है आ जाए।
देश की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का आरंभ किसने किया? टिहरी बांध कहाँ स्थित है? ये करंट अफेयर वाले फैक्ट हैं। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? बांध नेशनल पार्क, ये आपको याद करना है, उत्तराखंड में है टिहरी बांध, ठीक है। अ प्रॉमिस्ड लैंड किसकी पुस्तक है? बराक ओबामा की है। तो ये जो बुक्स हैं, जवाहरलाल नेहरू की सारी, लेनिन की, टॉल्स्टॉय की, बराक ओबामा की, आपको देखनी ही है। बराक ओबामा की बीवी की भी एक किताब है, वाइफ की, मिशेल ओबामा की, वो भी आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है उसके ऊपर सवाल। फेस्टिवल्स आपको देखने की, जल्लीकट्टू कहाँ का त्योहार है? केरल का है, मोस्ट प्रोबेबली तमिलनाडु का भी हो सकता है शायद। खैर, तमिलनाडु का ही है शायद। तो खैर, फेस्टिवल्स आपको देख लेना है। जल्लीकट्टू अक्सर आपको न्यूज में देखने को मिल जाएगा, किसी ना किसी वजह से विवाद में रहता ही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अच्छा कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, जो फेमस फेमस हैं, तो आपको ये भी देख लेना है कि वो किस 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 मंत्रालय के अंडर आती हैं। तो ये भी आपको देख लेना है, क्योंकि एक ही पेपर में आप देखो, दो बार आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल गया। फिर किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, सबसे कम है? किसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, कब से सबसे कम है? सेक्स रेशियो सब 1,000 मेल पे कितनी फीमेल्स हैं? तो ये चीज भी आपको देखनी है, ठीक है। हिंदुस्तान दैनिक पत्र के संपादक, न्यूज़पेपर के सारे संपादक देखने हैं। पहली फिल्म लेखक किस किस लेखक की कहानी पर आधारित है? ओके, थोड़ा फिल्म पुरानी है तो ये थोड़े से। अच्छा, एक ना लिस्ट आप चेक करना ऑनलाइन, या मत करना, मैं खुद भेज दूंगी ये लिस्ट, ठीक है, ये मैं ग्रुप पे भेजूंगी आपको। कुछ मूवीज हैं पुरानी, क्योंकि जैसे पहेली हो गई, एक फिल्म है मैक, फिल्म का नाम तो शायद मैकबेथ है, या पता नहीं क्या है, बट वो मैकबेथ एक प्ले है शेक्सपियर का, उस पर आधारित है। शेक्सपियर के तीन चार जो प्ले हैं, रोमियो जूलियट वगैरह, उन सब पे फिल्में बनी हुई हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पहेली का पूछ लिया इन्होंने, है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो मैं एक लिस्ट आपको भेजूंगी व्हाट्सएप इस पे ही, टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं भेजो तो प्लीज याद दिला देना। और उसमें कुछ पुरानी फिल्में होंगी, जो बेस्ड होंगी किसी किसी के प्ले पे। प्रेमचंद की बहुत सारे नॉवेल्स पे फिल्म बन चुकी है, शेक्सपियर के बहुत सारे नॉवेल्स पे फिल्म, ड्रामा पे फिल्म बन चुकी है। तो हम बताएंगे, ठीक है। बाला बोधनी पत्रिका किसने निकाला? पुरानी है मैगजीन, आप वहां जब देखोगे लिस्ट, सारे ओल्ड न्यूज़पेपर जो फ्रीडम के टाइम पर निकले थे, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, और जो मैगजीन्स थी, कब निकाली, किसने निकाली, कहाँ से निकाली, पता होना चाहिए। फिर आउटलुक पत्र रहता कहाँ से निकलती है, मी टू कैंपेन कहाँ से शुरू हुआ, उस टाइम पे रिसेंट था तो पूछ लिया। गांधी जी का संबंध किस पत्र से था, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसकी पंक्ति है? नारे आपको पता होने चाहिए। किस क्रांति का नारा था? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, जहां तक मुझे लग रहा है ये बात है। ये इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और क्या था? इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और एक और था ना कुछ, शायद ये फ्रांस क्रांति का है ना? तीन चीजें थी, तीसरा वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं इसमें से। फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी, ओके। तो ये फ्रांस का है, ठीक है। तो फ्रांस क्रांति कब हुई? 1917 में हुई थी शायद। खैर, फैक्ट्स मुझे हो सकता है मेरे गलत हो, गूगल पे चेक कर लेना। बट रूस क्रांति कब हुई, फ्रांस क्रांति कब हुई, आपको पता होना चाहिए। पूछ लेते हैं कई बार कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। नेक्स्ट है आपका, डर के आगे जीते किसका स्लोगन है? भाई माउंटेन ड्यू का है। भारत में रेडियो का आरंभ कब हुआ? 1927 में, जो भी है आप डेट देख लेना, हुआ वो आप डाल देना। अरबी न्यूज चैनल अल जजीरा का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, तो सब इंपॉर्टेंट है, लूसेंट में आपको मिल जाएंगे। गीतांजलि किसकी कृति है? इसके लिए इसको जो है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला है पहला, ठीक है। ये सब आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? जब आप सारे मूवमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये मिलेगा, किसने शुरू करा आपको पता होना चाहिए। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के निर्देशक कौन है? ट्विटर का स्वामित्व किसके पास है? उसी साल इसको एलन मस्क ने खरीदा था, दैट्स वाई ये क्वेश्चन यहाँ पर है। उसके बाद इसका नाम बदलकर एक्स हो गया, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब्दुल कलाम का संबंध किस क्षेत्र से था? ठीक है, विज्ञान से था। जैसे आप देखो कि अगर फेसबुक वगैरह का नाम बदलकर मेटा हो गया है, ठीक है, व्हाट्सएप भी अब फेसबुक बाई मेटा के थ्रू ही है, उनके ऑनरशिप में है, ये सब पता होना चाहिए। सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? बहुत बार पूछते हैं, महात्मा गांधी। महेंद्र सिंह धोनी पर आधारित फिल्म में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बायोग्राफिस के बारे में पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। या फिर पूछ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिट्ठू जो है वो किसके ऊपर आधारित फिल्म है, किसकी बायोग्राफी है? तो मैथिली एक वुमेन इंडियन क्रिकेटर है, ऐसे आपको पता पूछा जा सकता है। फिर बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य आपको पता होना चाहिए। काबुली वाला किसकी कहानी है? बहुत फेमस है, रविंद्रनाथ टैगोर की, सिलेबस में भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के आते हैं। तो बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है सब्जेक्टिव अब 23-24 के और देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके साथ ही फिर एमए वगैरह का भी देखेंगे। कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताना कमेंट करके, और मिलते हैं अगली वीडियो में।